अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके सभी अहलो अयाल और जो भी आसपास लोग हैं वो सभी सही सलामत होंगे। आज एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं कोविड-19 के बारे में, जिसने बहुत बुरी तरह से पूरे देश को इस टाइम पे अपने लपेटे में लिया हुआ है। और हम देखते हैं आए दिन तकरीबन 3.5 लाख केसेस एवरेज में हमें पता चल रहे हैं। तो ये भी इसलिए पता चल रहे हैं 3.5 लाख कि आप समझ सकते हैं कि ये एवरेज टेस्टिंग जो हमारी है वो अभी भी बहुत कम है। देखिए, जो अभी हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास 130 करोड़ की आबादी है, तो आपको पहले बताते चलूं कि ये सेंसस जो हुआ था ये तकरीबन 2011 का सेंसस है, जिसमें हमारे पास 130 करोड़ की पॉपुलेशन थी। तो तब से तकरीबन 10 साल और हो चुके हैं और आप देख लीजिए कि पॉपुलेशन जो है उसका रेट जो होता है, ग्रोथ रेट, वो ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल होता है। तो मेरे हिसाब से और कई सारे ऐसे स्टैटिस्टिशियन जो हैं उनके हिसाब से तकरीबन 150-160 करोड़ के आसपास की आबादी है। तो जो हालत हम अभी देख रहे हैं पूरे देश भर में, वो सिर्फ इसलिए है कि हम शायद सही मानों में इंसान रहे ही नहीं है। और आप अब ये भी कोई मुझसे पूछ सकता है कि मतलब क्या है। हम भाई इंसान हैं, शक्ल सूरत हमारी इंसान किसी हैं, हम उठ बैठ सकते हैं, हम खा पी सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन जानवरों और इंसानों में इसलिए फ़र्क नहीं है क्योंकि जब इंसानों और जानवरों में ये फ़र्क हुआ करता है कि हमारे पास ऊपर वाले ने सोचने की एक सलाहियत दी है, एक काबिलियत दी है कि हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। लेकिन तकरीबन पहली कोविड वेव के बाद से, और पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो जब से बीजेपी पावर में आई है तब से तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने सोचना छोड़ दिया है। मैं मेजॉरिटी भी नहीं कहूँगा क्योंकि अगर हम देखेंगे तो एवरेज में इन जो बीजेपी हैं उनको 34-35% जो टोटल वोट्स मिले हैं पूरे देश में से। तो इसका मतलब है जो 35% लोग हैं वो बाकी 65% लोगों पर राज कर रही है। और मुसीबत यह है कि अब तो यहाँ पर इंडिया में बात कहना भी गुनाह हो गया है, क्राइम हो गया है। तो आप देख लीजिए कि सबसे जो बड़ा स्टेट हमारा है यूपी का, उसमें वहाँ के सीएम अजय सिंह बिष्ट का योगी आदित्यनाथ वो एक ऑर्डर जारी करते हैं कि अगर हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं, हमारे पास यहाँ हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल हैं, और अगर किसी ने भी कोई भी सोशल मीडिया में ऐसी खबर फैलाई तो हम उसके खिलाफ केस करेंगे। तो मैं ट्विटर चेक कर रहा था तो एक व्यक्ति ने, एक बंदे ने SOS किया, ट्वीट किया कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है और उस को एम्पलीफाई किया बीजेपी की स्मृति ईरानी जी ने। उन्होंने उस ट्वीट को रिट्वीट किया सो दैट उसे हेल्प मिल जाए। और वो उनके ग्रैंडफादर के लिए थी, उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, लेकिन यूपी पुलिस ने उस बंदे को बुक कर लिया। आप देख लीजिए जो इस टाइम पे हालत है पूरे देश में, तो जितने भी केसेस आ रहे हैं 3.5 लाख केसेस, और ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 2000 से 2500 के बीच जो हमारी ऑफिशियल डेथ्स हो रही है। लेकिन डेटा की बात अगर हम करेंगे तो हमारे गवर्नमेंट के पास पहली वेव में माइग्रेंट्स का डेटा नहीं था। पहली वेव में और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं यानी मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज या जो भी इसमें हेल्थ में काम कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में, उनका डेटा नहीं था। तो सेकंड थिंग, मैं परसों आगरा का एक न्यूज़पेपर में तकरीबन एक दिन में 491 ये आ गई थी, कंडोलेंसेज आ गई थी एक पेज में, जबकि उस दिन गवर्नमेंट ऑफिशियली कह रही है कि सिर्फ 19 डेथ्स हुई हैं यहाँ पर कोविड की वजह से। आप देख लीजिए कि हालत क्या हो रखी है देश की। ऑक्सीजन कहीं अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, आईसीयूज नहीं है। मैं यूपी से ही एक और वीडियो देख रहा था तो वहां पर एक सब इंस्पेक्टर, उनकी वाइफ की डेथ होती है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा। तो ऐसी हालत में जो लास्ट टाइम पे स्वीडन के एक इंस्टीट्यूट ने कहा था कि इंडिया एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, मुझे लगता है कि ये डिक्टेटरशिप में बदल चुकी है। और यहाँ पर अफसोस की बात तो यह है कि सारा कुछ प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, और मैंने तकरीबन पिछले 7-8 साल से कोई भी प्रेसिडेंट जो हमारा है, मैंने उसका कहीं चेहरा नहीं देखा है एक्सेप्ट फॉर 15 अगस्त और 26 जनवरी पे वो ये लेते हुए, परेड लेते हुए। उसके बगैर उसका कहीं अता पता ही नहीं। हमारे कोर्ट्स बिल्कुल ही खस्ता हो चुके हैं, कहीं पर भी जस्टिस की कोई बात ही नहीं कर रहा। और जो ऑफिशियल डेथ्स हैं, चलिए एक चीज हम मान भी लेते हैं कि गवर्नमेंट इसलिए चाहती है कि ऑफिशियल डेटा लोगों तक ना पहुंचे सो दैट कि हमारे पास लोग
पैनिक ना करे। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी भी चेक करें तो ग्राउंड पे लोग ऑलरेडी पैनिकड है। आप देख लीजिए दिल्ली में जहां हर तीसरा व्यक्ति 33% जहां पर रेट है, पॉजिटिविटी रेट जो है, वहां पर आज आईपीएल का मैच इन्होंने लगा लिया। आप देख लीजिए किस देश में ऐसा होता है कि जहां पर लोग मर रहे हैं, चिताओं को जलाने की 3-3 दिन की बुकिंग है क्रेमेटोरियम्स में, और वहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप आईपीएल कर रहे हैं। आप देख लीजिए बीजेपी केरला जो है, उन्होंने कल कुछ पिक्स ये कर ली थी, उन्होंने वहां पर मोर्चा लगाया हुआ है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, जबकि ईसी ने, इलेक्शन कमीशन ने रैलीज बैन भी करी थी। लेकिन कौन पूछने वाला है, कौन पूछने वाला? ये तो डिक्टेटरशिप है, यहां आप बात करोगे तो आपको जेल जाना है। आप देख लीजिए कितने जर्नलिस्ट्स को जेल में, सिद्दीकी कपन की बात करते हैं, केरला से आया हुआ था, उन्हें हथरस जाना था और उन्हें तब से इन्होंने टेररिज्म एक्ट के अंडर बंद कर रखा है। वो पॉजिटिव आ गए कल, अब उन्हें, मैं पढ़ रहा था कि उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए। तो ऐसे देश में जब हम लोग, मैं कहूंगा जब हम लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति को धर्म के नाम पे वोट देकर उसे बढ़ाते हैं, तो लाजिम सी बात है कि हमें ऑक्सीजन, हॉस्पिटल्स, हेल्थ, हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हमें डेवलपमेंट, ये सब हम लैग करेंगे। क्योंकि जब आप धर्म खेलोगे, देखिए जब पहली वेव आई थी, पता नहीं था कोरोना क्या है, किस प्रकार का है, आपने निजामुद्दीन पे सारे चढ़ गए, मुस्लिम, बिल्कुल एक कम्युनिटी को आप लोगों ने टारगेट कर दिया, पूरे इंडिया ने एक कम्युनिटी को टारगेट कर दिया, वेजिटेबल वेंडर्स तक को नहीं छोड़ दिया। ठीक है, वहां पर ये कैसा टेररिज्म है, ह्यूमन बॉम्बिंग है। और अभी देख लीजिए कल भी कुंभ का शाही स्नान हो रहा था, उसमें तकरीबन 30-40 हजार, जहां तक मैंने पढ़ा 30-40 हजार लोग एक साथ में थे। कह रहे कुंभ के बाद अब हम उत्तराखंड में करेंगे जी लॉकडाउन, कर्फ्यू करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये देश बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैंने, अगर आप मेरे फेसबुक वॉल में जाओगे, मैंने 2 साल पहले कहा था कि यहाँ सिविल वार होने वाला है, और कल देख लीजिए हालत कुछ इसी तरीके से है कि कल दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एक अटेंडेंट, जब उनके पति की डेथ हो गई तो उन्होंने डंडे से बेचारे डॉक्टर्स को मारा, तकरीबन 10-11 डॉक्टर्स और जो बाकी हेल्थ वर्कर्स थे वो वहां पर जख्मी हो गए। तो कौन देगा इस बात की जवाब? और यहां पर जो भी बीजेपी, जो भी इनके अंधभक्त हैं, वो कहते हैं जी हमें देश के आगे ये क्या, ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। अरे कौन सा प्रोपेगेंडा चल रहा है गधो? आप देख लो कितने लोग मर रहे हैं, शमशानों में जगह नहीं है, आप सड़कों पे जला रहे हो। दिल्ली में एक क्रेमेटोरियम कुत्तों के लिए, डॉग्स के लिए स्पेशली बनाया गया था, आज दिल्ली सरकार को वो भी लोगों के लिए रखना पड़ा, और आप कह रहे हो यार नॉर्मल हालात हैं, कोई बात नहीं करेगा, ये इंटरनेशनल है। आप देख लीजिए जो भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं, जो पिछली बार फार्मर्स प्रोटेस्ट पे जिन्होंने रेहाना को लेकर और मियां खलीफा को लेकर जिन्होंने इतना कहा था, ग्रेटा थनबर्ग को लेकर कहा कि जी ये इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी है, टूल किट के नाम पर उन्होंने यहाँ के एक्टिविस्ट को बंद करके रखा था, वो आज सारे सेलिब्रिटीज वो सारे चले गए हैं देश छोड़ के, वो फॉरेन टूरिस्ट पे, और वहां से ज्ञान पेल रहे, वहां से ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। तो ये बिल्कुल सरकार निकम्मी है, खत्म हो चुकी है। आई बिलीव कि अगर ये सच में एक ट्रू डेमोक्रेसी होती तो यहां पर इस टाइम पे प्रेसिडेंट इज रूल नाफिज हो चुका होता। और इन सबको आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का न्यूज़पेपर कह रहा है मोदी इज द सुपर स्प्रेडर, लेकिन हमारे मीडिया में ये बात नहीं है, हमारी मीडिया ये बात नहीं कर पाती है कि वो इन्हें अकाउंटेबल ठहराए। और कोई सवाल पूछे तो उसे एंटी नेशनल कहा जाता है, उसे देश विरोधी कहा जाता है। क्या इस हालत पे पहुंच गया इंडिया? अब क्या ये है 130 करोड़ लोगों की चुनी हुई बात? आप तो सुपर पावर कहने वाले थे, आप बनाने वाले थे देश को 2022 तक, कहां गया वो सुपर पावर आपका? अरे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मर रहे हैं लोग, पीएम केयर फंड का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। जिस टाइम पे पीएम केयर फंड स्टार्ट हुआ था, आई हैड सेड एट दैट वेरी मोमेंट, मैंने अपने पोस्ट में कहा था कि पीएम केयर के बदले वहां पर ऑलरेडी पीएम रिलीफ फंड होता है, उसका क्या हुआ? और जब पीएम केयर फंड बना तो एक बिल्कुल एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है कि जिसके तहत ये ऑर्गेनाइजेशंस या कोई एनजीओ या इस प्रकार की कोई चीजें बनती है। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके कौन है, उसके ऑफिशियल्स कौन है, उसे संभालेगा कौन, अकाउंटेबिलिटी कहां है? आरटीआई एक्ट से उसे बाहर कर दिया, किसी को पता नहीं कितने पैसे आ गए, कहां चले गए। और आज आप 1 साल के बाद जब हम कोविड के शिकंजे में इस तरीके से फंस चुके हैं, तब आप कह रहे हो कि जी अब हमने ऑक्सीजन ये करा लिया, अब हमने आईसीयूज करा लिए। ऐसे चलता है क्या देश? मैं कह रहा हूं कि बीजेपी इज द बेस्ट केस स्टडी ऑफ हाउ नॉट टू गवर्न एनी कंट्री। किसी देश को कैसे नहीं चलाना है, इसके लिए हमारी सरकार एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी है। और हमेशा सिर्फ फॉरेनर्स ये बाहर से, कौन इस आफत में, इस मुसीबत में, जहां लोग मर रहे हैं, जहां उनके पास कुछ नहीं है, कौन करेगा ये? क्यों करेगा कोई किसी को बदनाम? आपको इमेज बचानी है अपने वो गुरु की, मोदी जी की, आपको इमेज बचानी। क्या इमेज बचाएंगे आप उसकी? क्या इमेज बचाएंगे आप जब लोग नहीं बच रहे हैं देश में? आप देख लीजिए इकोनॉमी हमारी फिर से खस्ता। लॉकडाउन का तो आप सोच ही नहीं सकते हो। अब आप कर रहे हो शेड्यूल्ड लॉकडाउन टाइम पे, लेकिन क्या होगा उससे?
वैक्सीन आपने आप देख लीजिए, आपने वैक्सीन किया है तकरीबन ऑलमोस्ट 13-14% लोगों को आपने वैक्सीन किया, लेकिन एक डोज, और एफिकेसी जो है वैक्सीन की वो दूसरे डोज के बाद, और वो 2.4% है। जब परसों किसी ने ट्विटर पे ये कर दिया तो चढ़ गई सारी बीजेपी उसके आते कि भाई ये क्या हो गया, ऐसे कैसे, हमने 13% को किया है, 14-15% को किया है। भाई वो स्टैटिस्टिक्स बता रहा है, वो बता रहा है कि 2.5% है जिन्हें डबल डोज हुआ है, आप ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हो। तो ऐसे देश में ये डिक्टेटरशिप पे पहुंच गया है, और इस डिक्टेटरशिप की वजह से बहुत सारी जाने जा रही है, बहुत सारी जाने जा रही है। और मैं सभी लोगों से भी ये निवेदन कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पर्टिकुलरली मैं अपने स्टेट के लोगों से ये बात कह रहा हूं। आप देख लीजिए कि हमारे हॉस्पिटल्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन में है। अगर हम इस टाइम पे केयर नहीं करेंगे, अगर हम इस टाइम पे एसओपीज फॉलो नहीं करेंगे, तो यकीन मान लीजिए आने वाले 1-2 हफ्ते में, ईद तक, मैं कह रहा हूं, हमारे लोग भी सड़कों पे ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मरेंगे। हमारी हालत भी ऐसी ही होने वाली है। मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है, सोशल मीडिया ये तो सबसे बड़ी मुसीबत हो गई है हमारे देश की, कि नेकी कर और सोशल मीडिया पे डाल। मिनिस्टर्स अपने घर की तस्वीरें लेकर दिखा रहे, देखो जी सब सुख शांति है, देखो कितना डेवलपमेंट हो गया है। वही हालत कश्मीर की है। मैं अभी देख रहा था, अहमद अली फयाज साहब का ट्वीट में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि प्रोक्योरमेंट कहां से हो गई है, आईसीयूज की, वेंटिलेटर्स की, या बाकी जो मेडिसिन जरूरत है उसमें कोई इन्होंने प्रोटोकॉल ही नहीं रखा है, वो बिल्कुल गायब हो गया है। और आप देख लीजिए, जो लोग कल तक इन किसानों को, जो दिल्ली में पिछले 5-6 महीने से बैठे हैं 3 लॉज के लिए, जो वहां पर बैठे हैं, वही लोग सरकार के बदले आज हॉस्पिटल्स के बाहर दिल्ली में लंगर उन्होंने चालू किया है, वो लोगों को खाना खिला रहे हैं। और आपने उनको टेररिस्ट कहा था, आपने उनको एंटी नेशनल कहा था, आपने उनको खालिस्तानी कहा था, तब शर्म नहीं थी आपको। अभी भी देख लीजिए, मुसलमानों को आपने टारगेट किया। मैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, एज अ मुस्लिम, एज अ प्राउड मुस्लिम, मैं कह रहा हूं कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट दर्ज जो दिया जाता है वो ये है कि आप तब तक अपने घर में खाना नहीं खाए जब तक आप ये ना देखें कि क्या आपके पड़ोसी के घर में खाना है या नहीं है। जिन मुस्लिम्स को आप टारगेट कर रहे थे, आप देख लीजिए, आजिम प्रेम जी ने इस कोविड के टाइम में हर दिन 22 करोड़, 22 करोड़ पर डे के हिसाब से कोविड रिलीफ में दिया। वो मुस्लिम है, टेररिस्ट है, आतंकवादी है। ये हमें बंटवारे के लिए, कम्युनल बेसिस पे, मजहब के नाम पे हमें बांटा गया। आप बता दीजिए, यूपी में ही 3 एमएलए बीजेपी के अब तक डेथ हो गए हैं कोविड के, लेकिन कोई बात ही नहीं करेगा उसकी। सब मीडिया बिकी हुई है यहाँ पे। मुझे तो ये शर्म आ रही, मुझे शर्म आ रही है। मैं कह रहा हूं, ये जो मीडिया वाले, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो जजेस हैं, ये जो लीडिंग रूलिंग पार्टीज हैं, मैं कहता हूं ये किस तरीके से अपने बच्चों के सामने नजरें उठाकर देखते होंगे, ये किस तरीके से अपने घर जाकर अपनी माँ, अपने बाप के सामने खड़े होकर उनके साथ आंख में आंख मिलाकर उनसे बात कर रहे होंगे। क्योंकि ये तो गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर पाती है, और गवर्नमेंट अपने आप को बचाने, अपना नाम करने के लिए पीआर स्टंट्स करने के बगैर उनके पास कोई काम ही नहीं। मैंने किसी भी मिनिस्टर को सड़क पे नहीं देखा जो लोगों की हेल्प कर रहा होगा। आज उन्होंने एक ऐप बनाई थी कि आपको 45 ईयर्स तक के, 18 ईयर्स, अब वो सभी लोगों को वैक्सीन किया जाएगा, आप रजिस्टर कर लीजिए। मैंने भी ट्राई की थी रजिस्टर करने की, कहीं ऑप्शन ही नहीं मिला मुझे बिलो 45 ईयर्स के एज के लिए। और जब किसी ने ये कंप्लेंट की कि क्रैश हो गई है वेबसाइट, काम नहीं, ये इनका काम नहीं कर रहा है, तो उस पर भी गवर्नमेंट आ गई, नहीं जी ये पता नहीं कौन अफवाह फैला है, रूमर फैला रहा है। तो इस देश में हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत 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 ज्यादा खराब है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं पूरे इंडियन से, देखो आप हमारे भाई हो, आप सब, हम सब एक ही घर है, हम इंसान है, पहले इंसानियत है। तो धर्म के नाम पे बांटना एक दूसरे को छोड़ दो। पहले इस टाइम देख लो, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन सबको जरूरत पड़ रही है, हिंदुओं को भी, मुस्लिम्स को भी, सिख्स को भी, ईसाइयों को भी, पारसियों को भी, बौद्ध को भी, जैन को भी, जीव्स को भी, जो भी इंसान है, जो भी, जिसको भी कोविड हो जाएगा, वो धर्म नहीं देखता, सबको आईसीयू चाहिए, सबको बेड चाहिए। सो प्लीज मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल, उनसे पूछो, उनका गला पकड़ के, ग्रेबाम पकड़ के उनसे पूछो कि क्या किया आपने हम लोगों के लिए, क्यों हम इस स्थिति में आ गए, क्यों सेंट्रल विस्टा के लिए 3,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा इस टाइम बनाना मजबूरी है आप लोगों की, इस टाइम बनाना मजबूरी है। भाई मेरा पैसा है, हमारा पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, क्यों बर्बाद करे गवर्नमेंट, क्यों नहीं अकाउंटेबल होगी वो, क्यों नहीं वो जवाब देगी हमें। और हम एंटी नेशनल हो गए अगर हम ये सवाल पूछते हैं। तो प्लीज
प्लीज प्लीज, आप यकीन नहीं करोगे, नींद नहीं आती है। जितना मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर, आप सब भी देखते होंगे, नींद नहीं आती है। कल मैं देख रहा था एक छोटा सा 5-6 साल का बच्चा, उसकी माँ उसकी माँ उस पे लेटी हुई थी और वो उसको धक्का दे रहा था। मैंने देखा एक माँ के पास बेटा है अपना, वो उसके हाथ बाहर ऑक्सीजन भी नहीं है। मैंने देखा कल एक वाइफ अपने हस्बैंड को मुंह से ब्लो कर रही है ऑक्सीजन, फिर भी उनकी डेथ हो गई। और ऐसी मैं देख रहा हूँ क्रिमेटोरियम्स में 200-200 300-300 लाशें एक साथ जल रही है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी आप कह रहे हो सब चंगा है जी, सब चंगा है, सब ठीक है जी, बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है। अरे यार, ये सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सबसे वर्स्ट गवर्नमेंट। मैं मानता हूं कि 2011 से 2014 से इंडिया जो है ये बहुत पीछे चला गया है। ये शायद इंडिपेंडेंस से भी, जब ब्रिटिश राज था उससे भी पीछे चला गया है। क्योंकि न यहाँ पर वो सोशल फैब्रिक रहा, न यहाँ पर डेवलपमेंट हुई, न यहाँ किसी की इनकम बढ़ी। 5 करोड़ तकरीबन 5 करोड़, एवरेज 5 करोड़ जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ गए हैं। आप सोच लीजिए, लोगों के पास खाना नहीं है। ये तो दिल्ली, महाराष्ट्र, मैन सिटीज की आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। अब आप देख लीजिए उन जगहों की जहां कोई मीडिया वाला जाता ही नहीं है। मैं दिल्ली में, मैं हिंदुस्तान में 6 साल रह के आया, मुझे पता है वहां बेचारे दिन में मजदूरी करके, काम करके कमाते हैं और शाम को खिलाते हैं अपने परिवार को, और उनके पास कुछ है ही नहीं। एक कमरा है, कमरा भी क्या, झुग्गियों में रहते हैं लोग। उनकी हालत क्या होगी वो हम तक नहीं आएगी, वो हम तक पहुंचेगी ही नहीं। तो भाई मैं कह रहा हूं एवरेज, मेरे हिसाब से एवरेज मैं कह रहा हूं, कम मिनिमम रख के मैं कह रहा हूं हमारा एवरेज जो है तकरीबन 6 लाख केसेस पर डे के हिसाब से आ रहे हैं। और डेथ्स जो ये दिखा रहे हैं 3,000 के आसपास, मैं कह रहा हूं एवरेज 10 to 15,000 डेथ्स। और फिर देख लीजिए ट्विटर, जो लोग SOS ऐसी ट्वीट्स करते हैं, उनके ट्विटर अकाउंट ही डिलीट हो जाते हैं, उनके ट्वीट्स ही डिलीट हो जाते हैं। ये आप देख लीजिए कि डिक्टेटरशिप कितनी है। अब हम ये बड़ा कहते थे चाइना यार कम्युनिस्ट है, डिक्टेटरशिप है, नॉर्थ कोरिया डिक्टेटरशिप है। आप यहां देख लो, यहां क्या कर रहे हो, आप ट्वीट से डरते हो, ट्वीट्स आप डिलीट करते हो लोगों के, जो आपकी नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, जो आपका क्या मैं निकम्मापन दिखा रहे हैं, आप उनके ट्वीट्स डिलीट कर रहे हो। आप सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ किस चीज के लिए, अपनी इमेज बचाने के लिए। अरे होगा क्या, प्राइम मिनिस्टर बनना है और 20 साल के लिए मोदी जी को, बन लीजिए ना, लेकिन अभी ऑक्सीजन तो प्रोवाइड कर दीजिए, अभी हॉस्पिटल बेड्स तो प्रोवाइड कर दीजिए, अभी तो बता दीजिए कि कहां हुआ पीएम केयर का फंड, कि सिर्फ सरकारें टॉपल करने में लग गए आपके पैसे। सो लोगों से कह रहा हूं, देखो ये हेल्प करने वाले नहीं है। मैं अभी आज रोजे का भी महीना चल रहा है, रमजान का महीना चल रहा है, तो मैं सभी मुस्लिम से, पर्टिकुलरली मुस्लिम से कह रहा हूं थ्रू आउट इंडिया कि आप प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज, आप प्लीज ख्याल रखें अपने लोगों का, आसपास के लोगों का ख्याल रखें। देखिए हमें चैरिटी करनी होती है, ज़कात देनी होती है, इंपॉर्टेंट एक है, फर्ज है हम लोगों पर। तो आज ये समझ लीजिए कि हम एक साथ में ज़कात दे रहे हैं, और सरकार को नहीं दीजिए, मैं बता रहा हूँ सरकार को नहीं दीजिए। कई सारी एनजीओज हैं जो काम कर रही हैं, बहुत सारी एनजीओज हैं दुनिया में, पर्टिकुलरली इंडिया में जो काम कर रही है, उन एनजीओज को दीजिए। अपनी लोकल कम्युनिटीज बनाइए, हेल्प कर लीजिए एक दूसरे की। और जो दृश्य मैंने देखा, जहां जहां पर भी लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की, डेड बॉडीज को उठाया, उन्हें क्रीमेट कर दिया, या ऑक्सीजन पहुंचा दिया, या दवाइयां प्रोवाइड कर ली, बहुत ही अच्छा ये रेस्पॉन्स है, यही रेस्पॉन्स होना भी चाहिए। और मैं कश्मीरियों से कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे यहाँ पर सिस्टम बहुत ही खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। जो भी आप सोशल मीडिया पे पढ़ते हो, ऑफिसर्स का, ब्यूरोक्रेट्स का, वो सब सही नहीं है। आप हॉस्पिटल्स में जाकर देख लीजिए कि क्या हालत है, नहीं बेड मिल रहे हैं, इवन ऑक्सीजन के लिए, मेडिसिन के लिए नहीं। मैं आज एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहा था, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर पहले रखा था, फिर उसने ऑक्सीजन सिलेंडर वापस उस एजेंसी को दे दिया। उन्होंने कहा था जब आपको जरूरत पड़ेगी आप आ जाइएगा, ले जाइएगा। उसके आज घर में 18 मंथ की नीस और 35 डेज का नेफ्यू, उसकी वाइफ, उसकी माँ, वो कोविड पीड़ित है, उन्हें कोविड हो गया है, कोविड पॉजिटिव आ गए। वो जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेने गया तो वहां पर अवेलेबल ही नहीं था। तो ऐसी हालत और खराब होने वाली है। तभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट क्या करे क्या नहीं करे, हमें खुद सोचना है। प्लीज जम्बलिंग नहीं करे, प्लीज फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करे, मास्क प्रॉपरली पहने, घर से विदाउट एनी मजबूरी के नहीं निकले, जरूरत नहीं है निकलने की, कुछ देर हम घर में रह सकते हैं।
اور پرٹیکولرلی کشمیریوں سے کہہ رہا ہوں، ہم رہ چکے ہیں 2019 اگست، آپ کو یاد ہوگا، ہم 8 مہینے وداؤٹ انٹرنیٹ کے رہے، ہم تقریباً 3-4 مہینے اندر گھروں میں لاک ڈاؤن رہا ہمارا. تو آج بھی کر سکتے ہیں نا، آج بھی ہم کر سکتے ہیں، اور کرنا ہے، ہمیں یہ ضرورت ہے کرنا. دیکھ لیجیے، ایز اے مسلم بھی کہہ رہا ہوں، وبا کے ٹائم پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی جگہ پر وبا کا مرض پھیل رہا ہے تو جو بھی لوگ جہاں پر ہیں وہ وہیں رہے، ٹریولنگ بند کرے، وہ کسی ایسے علاقے میں نہ جائے جہاں وہ پھیل سکتا ہے. تو پلیز ہم کم سے کم ایز مسلم اتنا تو فالو کر سکتے ہیں، اپنے گھروں میں رہے، مساجد میں کم جائے. یہ وائرس جو ہیں یہ ان جگہوں پہ جہاں پر وینٹیلیشن کی پرابلم ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، وہاں پر زیادہ پھیل سکتا ہے. تو مساجد میں فزیکل ڈسٹینسنگ مینٹین کرے، نماز گھر میں پڑھے. اور ہمارے پاس نماز کے اوقات میں بہت ہم رکھ سکتے ہیں. ہماری نماز جو شروع ہوتی ہے، علماء اس کے بارے میں زیادہ بہتر کہہ سکتے ہیں، پر جہاں تک مجھے پتا ہے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس نماز ہے تو فجر کی نماز کے لیے وقت تقریباً 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اذان کے بعد سے جب تک ہم نماز زوال کا ٹائم ہوتا ہے تو تقریباً 1 گھنٹہ ہوتا ہے. تو ہم 15 منٹ کے حساب سے فرض ادا کر سکتے ہیں، پھر سنت وغیرہ گھروں میں پڑھ لیں. سملرلی ظہر کے ٹائم پہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، تقریباً 12:30 سے شروع ہو جاتا ہے، آلموسٹ تقریباً 3 بجے تک. اب میں ٹائمنگ ایگزیکٹ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے تو ہم چھوٹی چھوٹی جماعت کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک، ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں ایک ساتھ میں 4000 2000 1000 لوگ جائے، 100 کر کے جائے. فزیکل ڈسٹینس مینٹین کرے، ماسک پراپرلی پہنے. اچھا ہے کہ گھر سے ہی وضو بنا کے جائے، کیونکہ اگر آپ مسجد کے واش رومز یوز کرتے ہیں تو چانسز ہیں کہ کسی کا پازیٹیو ہوگا، اسے پتا نہیں، یا اس نے ٹیسٹ نہیں کیا، وہ پھیل سکتا ہے. تو وضو جو ہے وہ گھر سے کر کے جائے. اور چیریٹی جتنی ہو سکے اتنی چیریٹی کرے. ہاسپٹلز کو دے، پرٹیکولرلی میں نہیں کہوں گا گورنمنٹ کو دے. اگر یہاں این جی اوز بھی نہیں ہے کام کرنے والی زیادہ، تو آپ ہاسپٹلز میں جا کر ہاسپٹلز کو پرٹیکولرلی فنڈ کرے. یا کئی سارے ٹرسٹ ایسے ہیں جو ابھی کام کر رہے ہیں کشمیر پہ گراؤنڈ پہ، ان کو سپورٹ کرے، ان کو ہیلپ کرے. کیونکہ آنے والے 2 ہفتے میں ہماری حالت بہت زیادہ خراب ہونے والی ہے. اور جیسا کہ وائرولوجسٹز اور ڈفرینٹ جو لوگ اس سے تعلق رکھتے ہیں اس ضمن پرٹیکولرلی ہیلتھ سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ مڈ مئی میں یعنی تقریباً 7-10 مئی کے آس پاس جو ہیں یہ کورونا سب سے زیادہ پیک پہ ہوگا. تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ابھی پیک نہیں ہے، ابھی یہ سٹارٹنگ ہے. تو سٹارٹنگ میں اتنا سسٹم ہمارا کولیپس ہو چکا ہے، تو آپ سوچ لیجئے کہ پیک میں کیا ہوگا. سو پلیز اینڈ پلیز اینڈ پلیز 3 باتیں. نمبر 1، کبھی بھی ایموشن میں آ کر دھرم کے نام پر کسی کو بھی اپنا ریپریزنٹیٹیو نہیں بنانا، کبھی نہیں بنانا. یاد رکھ لینا، جس ٹائم بھی ہم لوگوں نے دھرم کے نام پہ کسی بھی انسان کو اسے بنا دیا، اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا دیا، چاہے وہ محلہ کی کمیٹی ہو، چاہے مسجد کی کمیٹی ہو، چاہے گردوارہ کی کمیٹی ہو، مندر کی کمیٹی ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، ٹھیک، تو ہم بیڑا گرک ہونے والا ہے. وہ کبھی بھی ہمارا اچھا نہیں چاہیں گے. دوسری بات، گورنمنٹ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو، گورنمنٹ کچھ نہیں کرے گی. پلیز فالو دا پروٹوکال. جو بھی ہیلتھ آفیشلز، پرٹیکولرلی ڈاکٹرز، انٹرنیشنل لیول کے ڈاکٹرز جو کہہ رہے ہیں اس پہ یقین رکھو. اور تیسری بات، موت سب کو آنی ہے، لیکن موت خودکشی کرنا حرام ہے. تو ایسی جگہوں پہ جانا جہاں بھیڑ لگی ہو، ایسے کام کرنا جو پرمٹ نہیں ہے، ماس گیدرنگز میں جانا، ایس او پیز فالو نہیں کرنا، یہ خودکشی کے برابر ہے، اور اسلام میں خودکشی حرام ہے. سو پلیز اوائڈ دس. اینڈ میری دعائیں اور ہم سب کی دعائیں، سب مسلمز کی دعائیں جو ہیں، انشاءاللہ ہر مسجد میں دعا ہوتی ہے ہر نماز کے بعد کہ اللہ اس وبا سے پورے ورلڈ کو اور پرٹیکولرلی ہماری کنٹری کو بچائے اس وبا سے، اس مصیبت سے. اور ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل بنائیے. کوئی نہیں مارنے والا صرف اوپر والا ہے. گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل بنائیے، ان سے سوال پوچھیے کہ کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں حالت ٹھیک ہوئی ہے. اور وہ ابھی اس ٹائم نہیں کر پائیں گے حالت ٹھیک.
क्योंकि इसे कहते हैं आग लगने पर कुआं खोदना, तो वो मुसीबत है। इसीलिए एक दूसरे की हेल्प कर लीजिए और धर्म को फिलहाल पर्सनली रख लीजिए, अपने पास रख दीजिए। जिस भी धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं कर लीजिए, लेकिन अपने पास। धर्म के नाम पे इस टाइम पे लड़ना छोड़ दीजिए। जो भी नफरत फैला रहे हैं उन्हें जूते मारिए, मैं बता रहा हूं, चाहे किसी भी धर्म से। जो भी नफरतें इस टाइम फैला रहा है उन्हें खत्म कर लीजिए। थैंक यू। होप कि सब कुछ सही होगा।